जुबाई दिल घर में चाहूं। आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ हमारे साथ आज बहुत प्यारी प्यारी 4 स्पेशल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हर किसी की लाइफ में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, लेकिन इस बार जानेंगे हमारी इन स्पेशल स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं और उसमें हमारी मदद करेंगी हमारे साथ मौजूद हैं उनकी ट्रांसलेटर। हेलो एवरीवन, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, क्या नाम है, क्या कर रही हैं आप? माई नेम इज़ निम्रा इमरान और मैं यूएमटी में बीएस स्पेशल नीड्स एजुकेशन के साथ 6 सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ। माई नेम इज़ हीरा वकार और मैं भी बीएस की स्टूडेंट हूँ। माई नेम इज़ अक्सा और मैं भी 5th सेमेस्टर में हूँ और बीएस स्पेशल एजुकेशन और नेक्स्ट इंशाल्लाह 6th सेमेस्टर में आ जाऊँगी इंशाल्लाह। माहम और बीएस स्पेशल नीड्स एजुकेशन के साथ 7th सेमेस्टर है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके मसाइल जानना चाहती हूँ। बीइंग स्पेशल गर्ल्स, क्या मसाइल, हार्डशिप्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये बता रही हैं कि जब मेरी बर्थ हुई और ये डायग्नोज़ हुआ कि मैं हेयरिंग लॉस के साथ हूँ, तो उसी टाइम मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स तो उसी टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एज अ मैं गर्ल और मेरी मदर बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरे लिए कितने लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, वो सोसाइटी में बहुत कम लोग हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। इवन कि मेरी फैमिली के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि मेरी लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती है और बहुत मुश्किल होती है मुझे कम्युनिकेट करते हुए। मैं जब छोटी थी और मेरी मदर जब भी कोई मेरे पास कोई टॉयज़ होते थे, कोई टॉय गिर जाता था, मैं से बात करती थी तो उन्हें लगता था मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, और जब उन्हें मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा लगा कि ये रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, फ़ौरन मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और उन्होंने जब मेरा हेयरिंग टेस्ट करवाया और उसमें डायग्नोज़ हुआ कि मैं हेयरिंग लॉस के साथ हूँ, तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा सैड हो गई और वो बहुत रोई। फिर डॉक्टर्स ने भी उनको समझाया कि कोई बात नहीं, डेफ़ हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने बाकी सेंसेस तो दी हुई है ना। और सबसे पहले मैं हेयरिंग इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही थी। राइटिंग का इशू हो रहा था मुझे। मैं कोशिश करके पास तो होती थी, बट मेरी लर्निंग नहीं होती थी और टीचर मुझे फ़िज़िकल पनिश भी कर देते थे और वो मुझे कहते थे कि आप पढ़ो, आप क्यों नहीं पढ़ती हैं। और फिर मैं बहुत रोती थी और मेरी मदर आती थी और वो बताती थी कि नहीं, इसके साथ प्रॉब्लम है और ये हेयरिंग स्टूडेंट के साथ नहीं पढ़ सकती, थोड़ा प्यार के साथ इसको पढ़ाएं। और फिर उसके बाद टीचर्स ने, फिर इसका स्कूल चेंज हो गया और फिर डेफ स्टूडेंट्स के साथ इसकी स्कूलिंग हुई है। मैं भी बाय बर्थ हेयरिंग थी, बट आफ्टर 1 ईयर जो है मुझे टाइफाइड हुआ और उसके साथ साथ मेरा हेयरिंग लॉस हो गया और मुझे नहीं पता था कि हेयरिंग पर्सन्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जैसे बाकी इसके सिबलिंग्स हैं, जैसे उनके साथ ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से फिर मेरे साथ भी उन्होंने वैसे ही ट्रीट करना शुरू किया। मैं भी बाय बर्थ हेयरिंग ही थी, बट फिर मुझे टेम्परेचर हुआ और उससे मेरा हेयरिंग लॉस हो गया। लेकिन ये कि मेरी मदर की बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं हेयरिंग स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ूं और उन्होंने मेरा एडमिशन वहाँ पर करवाया। लेकिन उसके साथ साथ में वो मेरी स्पीच थेरेपी करवाती थी ताकि ये बोले और बोलने की कोशिश करे। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, कोशिश करती थी, बट हेयरिंग स्टूडेंट के साथ चलना मुश्किल था। लेकिन फिर इसका डेफ स्टूडेंट के साथ स्पेशल इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन करवाया, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस इसकी बढ़ रही थी, लेवल्स चेंज हो रहे थे, तो फिर मसाइल बढ़ते जा रहे थे। जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनके मसाइल बढ़ते गए, तो हम जानना चाहेंगे वो कौन से मसाइल थे? फ़र्स्ट तो ये है कि हेयरिंग कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करना विद साइन लैंग्वेज,
क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी हेयरिंग कम्युनिटी है उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती। सेकंड जो है हमें जैसे कि पता चल रहा है कि डेफ स्टूडेंट्स के जॉब्स के बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और थर्ड ये है कि अगर कहीं मार्केट में जाना होता है, हमें कोई भी ग्रॉसरी करनी है या किसी भी तरह की शॉपिंग करनी है, तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेट करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया, मैं यूएमटी में आई। मैं जब साइन करती थी तो हेयरिंग कम्युनिटी जो है वो उनको आइडिया नहीं होता था मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं उन्हें साइन करके कोशिश करती थी बताने की, तो उन्हें फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैं चुप करके वहीं खड़ी हो जाती और ख़ुद ही कोशिश करती कि मुझे अपनी जो भी नीड है उसको कैसे पूरी करना है। फ़र्स्ट ये है कि जैसे फैमिली गेट टुगेदर होता है और कोई भी इवेंट होता है, सब फैमिली मेम्बर्स सब बहुत हैप्पी होते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं ड्रेसिंग के हवाले से या किसी भी कोई उस टाइम पे जो उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और मेरी मदर जस्ट मेरे साथ उस टाइम मुझे रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बात हो रही है तो वो मेरे साथ कम्युनिकेट करती हैं। बट कोई भी अदर कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए बहुत इजी है, मतलब कि वो आपस में बहुत इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन मैं उन्हें देख के बहुत सैड फील करती हूँ, क्योंकि जब सब कज़न्स कोशिश करते हैं कि चलें हम कहीं पे इस टाइम खाने का मूड हो रहा है, कहीं गेट टुगेदर करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि उनको क्या चाहिए खाने के लिए क्या नहीं। तो फिर मेरी मदर मुझे बताती हैं। मेरा अब आप लोगों से यही सवाल होगा कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस कितनी है स्पेशल गर्ल्स को लेके? जब हम सोसाइटी में मूव करते हैं और हेयरिंग कम्युनिटी को देखते हैं तो बहुत दिल परेशान होता है और उस टाइम पे दिल करता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। और फिर मैं इग्नोर करती हूँ, बहुत खुद को जो है छुपा के रो लेती हूँ, परेशान होती हूँ। और फिर जब मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब जाते हैं मार्केट में ऐसा ही रिस्पॉन्स मेरे सोसाइटी के अंदर मिलता है, तो अब मेरी हैबिट बन गई है कि इन्होंने हमें इग्नोर करना है। जब मैं जाती हूँ बाहर मार्केट में, सोसाइटी में, कहीं पे भी, और उस टाइम जब साइन लैंग्वेज में बात करती हूँ तो सब मुझे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे मैं कोई अलग से कोई मखलूक होती हूँ। जबकि हम जब डेफ कम्युनिटी के साथ होते हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन जब सब बाहर होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, और जब मैं साइंस में बात करती हूँ तो उस टाइम मुश्किल होती है। लेकिन फिर अब क्या है कि मैं उनको राइट करके बता देती हूँ मुझे क्या रिक्वायर्ड है, किस चीज़ की ज़रूरत है। जब मैं हेयरिंग पर्सन्स के साथ बातचीत करती हूँ तो मैं उनकी लिप मूवमेंट को बहुत जल्दी मुझे समझ आ जाती है कि ये बात जो है वो किस तरह की कर रहे हैं। कुछ ना कुछ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। मुझे चाहे उनको मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करना, मैं कहती हूँ रुको 1 मिनट, फिर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं कहती हूँ अब बोल के बात करें। मैं हेयरिंग नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसीलिए हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, मुझे साइंस में बात करनी पड़ती है। आप सबको अगर नहीं पता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा दिमाग छोटा नहीं है। सिर्फ़ ये कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग दिया है, मैं सिर्फ़ सुन नहीं सकती। तो दिमाग मेरा बहुत अच्छा है, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, और मैं हैप्पी हूँ अपनी लाइफ से। क्योंकि जब भी किसी को मैं बोलते हुए देखती हूँ तो मैं काफ़ी हद तक बात को समझती हूँ, और मेरी हैबिट है क्योंकि मैंने खुश रहना है। हेयरिंग पर्सन्स जब भी सोसाइटी में हम जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ हमारा डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट भी होता है, और वो हमें कहते हैं कि ये डेफ बेवकूफ़ होते हैं, शायद ये जानबूझ के हमसे ऐसे साइंस में बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, ये साइंस हैं प्रॉपर, आप हमसे कम्युनिकेट करें। वो आगे से चुप हो जाते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, इनको मेरी समझ नहीं आ रही। मैं किसी भी अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात करती हूँ और मैं कहती हूँ आप इन्हें बताओ कि मैं सच में ही हेयरिंग इम्पेयर्ड हूँ। और फिर उनको उस टाइम पे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये कैसे, मतलब ये क्या लैंग्वेज है, कैसे बातचीत करते हैं। और फिर इसी तरह ये है कि मैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प के साथ जो भी नीड होती है उसको मैं फुलफ़िल कर लेती हूँ।
कभी ऐसा लगा कि अब मैंने जब आपने जाना है मार्केट में जॉब्स के हवाले से बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की, वो ज़रूर बताएं हमसे। मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी बैंक में जॉब करूं, आईटी डिपार्टमेंट में जाऊं। ये बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे बीएस को कंप्लीट करने के बाद। मेरी कोशिश है कि नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। जो मैंने स्टडी कंप्लीट की है, जो मैंने यहाँ से लर्न किया है, मैं ख़ुद टीचर बन के अपने जैसे डेफ कम्युनिटी को सपोर्ट करूँगी और उनसे क्वेश्चन करूँगी कि वो क्या सोचते हैं और फिर मैं उनकी हेल्प कर सकूँगी इंशाल्लाह। मुझे फ्रीलांसिंग का बहुत शौक़ है क्योंकि घर में मेरी सिस्टर भी जो फ्रीलांसिंग करती हैं तो उनको देख के मुझे शौक़ हुआ है बहुत ज़्यादा। बीएस कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मैं जॉब के लिए कोशिश करूँगी क्योंकि यहाँ पर भी हमें इंटर्नशिप करवाई जाती है, टीचिंग प्रैक्टिस 1, 2, 3 और मैंने बहुत कुछ लर्न किया। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि क्या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को लेके, आपके लिए इनिशिएटिव ऐसा जो शायद अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं प्लान किया, तो कोई एक आखिरी मैसेज जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए प्लीज़ दीजिए। इनकी ये रिक्वेस्ट है कि डेफ कम्युनिटी के लिए जो कोटा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और इनकी एप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये डेफ हैं, डिसेबिलिटी के साथ हैं, हेयरिंग के साथ इक्वल लेवल पे इनको ट्रीट करना चाहिए। जब भी हम बाकी जो डेफ स्टूडेंट्स हैं अपने सीवीज़ लेके जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, तो उनके जब ये देखा जाता है सीवीज़ के अंदर कि ये डेफ हैं तो वो उनके सीवी को देख के इग्नोर कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जबकि हेयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारे वो जाते हैं, एटलीस्ट हमारे साथ ट्रीट तो अच्छा करें। इग्नोर करना तो जॉब का ना मिलना समथिंग डिफरेंट, बट ये कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे हेयरिंग पर्सन्स अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, लेके जाते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, रखा जाता है, तो इसी तरह डेफ को भी करना चाहिए, उनकी एप्लीकेशन एटलीस्ट रिसीव तो करें। गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि हमें तो एप्लीकेशन राइट करना, सीवी बनाना, ये सब सिखाया जाता है। जब हम खुद इतनी एफ़र्ट करके अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए सीट्स ही बहुत कम होती हैं। हमारे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते, बैठ के हमसे बात तो करें, हमारा इंटरव्यू तो कंडक्ट करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि हमसे कम्युनिकेट करें, उसके बाद हमें रिजेक्ट करें अगर हम उस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहे। तो सेम कोटा हमारा जो है वो उनके इक्वल हमें रखा जाए। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे इस शो में इतनी खूबसूरत डिस्कशन करने का और बहुत कुछ सिखाने का। इसी के साथ हम इस डिस्कशन को और फर्दर अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करेंगे, उनसे भी बातें करेंगे, लेकिन स्टूडियो में जाके। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, ओवर टू स्टूडियो। वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद करती हूँ घर में चाहूँ की एक और ये शायद अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत स्पेशल एपिसोड है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, तो गलत नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा मैं एक यूनिवर्सिटी में गई जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो उनका एक ऐसा सेक्टर था, एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पर स्पेशल नीड बच्चे पढ़ते थे, उनको एजुकेशन मिलती थी, वो बैचलर्स कर रहे थे। जी हाँ, उस पर थोड़ी और बात करेंगे और उसके लिए आपको पता है इस सेगमेंट में आयशा हमारे साथ होती हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत जाविया देती हैं हमें मुख्तलिफ मसाइल का। तो आज चलें ये एपिसोड उन बहादुर बच्चियों को डेडिकेट करते हैं जिनको शायद अल्लाह ने कुछ चीज़ों में इम्पेयर्ड रखा है या कुछ चीज़ें उनको अता नहीं की गई, लेकिन उनका हिम्मत और उनको ज़िंदगी गुजारने का जज्बा देख करके शायद हमें सीखने को बहुत मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फरा। आपने अभी सेगमेंट देखा, सो पहली दफ़ा सारा सेगमेंट देखते हुए मेरे गूज़बम्स थे, रोंगटे खड़े थे। और मैं यकीन करें कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसमें इतनी ताकत हो कि वो अल्लाह की दी हुई एक कमज़ोरी के साथ पीस मेक करके इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ता जाए, तो आपको ख़ुद पे शर्म आने लगती है कि मैंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा और मैं बिला वजह घबराता रहा, और ये शख्स जिसने शुरू से कुछ देखा ही नहीं
फिर भी ये सब कुछ कैसी आसानी से करता चला गया है। मेरा सबसे पहले सवाल ये कि एज अ कम्युनिटी जो कि हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी स्पेशल नीड बच्चियों और बच्चों के लिए? फरा, यकीन करें, जब ये पैकेज आपका जाना मैं देख रही थी तो मेरे थ्रू आउट रोंगटे खड़े थे। मुझे जब आप देखते हो ना कि आपने ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त हो जाते हो और आप कैसे अल्लाह से शिकवा करने लगते हो, और फिर एक आप ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी कुव्वत समात नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जो समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको एक इतनी बड़ी कमज़ोरी अल्लाह की तरफ से दी गई है और वो उस कमज़ोरी के साथ कितनी आसानी से पीस मेक करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता चला जा रहा है। तो यकीन करें शर्म आती है कि हमने ज़िंदगी में कोई चैलेंज नहीं देखा जितना ये बच्चियां और ये बच्चे रोज़ाना देखते हैं। छोटी एज से, छोटी मतलब आंख खुलते ही आप समझ लें उनके साथ ये कमज़ोरी चल रही है और वो चलती चली जा रही है। दुनिया मुख्तलिफ है उनके लिए, तो आयशा उनकी अपनी दुनिया ही मुख्तलिफ है फरा। बिल्कुल, और उस बहुत उम्मीदें हैं उनकी। तो अगर मैं लाज़मी बात उम्मीद है। की बात करूं तो बीइंग अ हेयरिंग कम्युनिटी, जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत समात अता की है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारे फ़राइज़ हैं उनके लिए? देखो फरा, बात ये है कि फ़राइज़ तो हमारे इतने हैं कि अगर हम भार उठाना शुरू करें तो ये सारे मसाइल माशरे में जो नज़र आते हैं ख़त्म ना हो जाए। हम अभी तक हम क्या करते हैं कि अपने घर से घर साफ़ करके कूड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है। गाड़ी में से रैपर्स बाहर फेंक देते हैं कि हमारी गाड़ी साफ़ रहे, भाड़ में जाए माशरे के साथ क्या हो रहा है। ये एटीट्यूड बदलना होगा। हर फ़र्द वाहिद को ये सोचना होगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे कैसे किसी दूसरे की मदद करनी है। अब एक इंसान है मिसाल के तौर पे, वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आप उसे जज करेंगे या विल यू लुक डाउन अपॉन दैट पर्सन कि अल्लाह ने ये तो बेचारा डेफ है, या इसकी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, या ये देख नहीं सकता, अंधा है। हम हंसी मजाक में एक दूसरे को कहते हैं तुम जो बहुत ज़्यादा गिरता है, यार तुम अंधे हो। तो ये एक मजाक है हमारे लिए, लेकिन क्या आप उस बात की ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अंधा होना, ना देख पाना, ना बोल पाना, ना सुन पाना, ये कितनी बड़ी तकलीफ़ है। हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उनके पैरों में कदम रख नहीं सकते कि जो ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, एज अ हियरिंग कम्युनिटी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट। हमें मुसलसल बार बार इस तरह के टॉक शोज़, इस तरह की बातें करनी होंगी। हमें आगे बढ़ना होगा पॉलिटिक्स से और माशरती जो अक़दार हैं उनसे और लॉज से। हमें कंपैशनेट ग्राउंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे इन लोगों के लिए। बहुत अरसा पहले एक बहुत बड़ी फूड चेन ने कुछ जो थे स्टेशन एसोसिएट कर दिए डेफ एंड डम बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे कुव्वत समात या बोल नहीं, कुव्वत गोयाई नहीं रखते, उनके लिए वो सिर्फ उनके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स रखी हुई थी, कोटा रखा हुआ था। तो वो वहाँ पर सेल बढ़नी चाहिए, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए जस्ट टू सपोर्ट दीज पीपल एंड सच इनिशिएटिव्स। हम लोग जब अपने यहाँ किसी मुलाजिम को रखते हैं या किसी काम के लिए किसी ख़ास मखसूस इंसान को रखते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो मुकम्मल हो, उसमें कोई कमज़ोरी ना हो। लेकिन क्या हम ये एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि ये जो शख्स है ये अपना गुजारा कैसे करेगा, ये किस तरह से चलेगा? अगर हम इसको मौका ही नहीं देंगे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, तो ये कैसे काम करेगा? पीटीवी को मैं इस चीज़ में सपोर्ट करूँगी कि आज भी वो जो डेफ एंड डम इशारों की ज़बान है उसमें वो अभी भी अपनी ट्रांसमिशन करते हैं। दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, हम लोग अभी भी इसे लेकर बारे में बात yes. करेंगे। आयशा, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपने भी उसकी बात की, आपको नहीं लगता बीइंग अ हियरिंग कम्युनिटी हमें बचपन से हमारे एजुकेशन करिकुलम में ये साइन लैंग्वेज वाला पार्ट होना चाहिए, ताकि जब तक हम उन्हें अपनी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे वो तो कभी अपनापन महसूस नहीं कर सकेंगे? फरा, हमें सिर्फ साइन लैंग्वेज को इस्तेमाल करना छोटी एज से आना चाहिए, क्योंकि आप जब एक एज ए कम्युनिटी आप जब तक छोटी एज से चीज़ों को लर्न नहीं करते तब तक ये लैंग्वेज आप बड़े होके क्यों सीखना चाहोगे, बताओ। आयशा, मुझे बताइएगा कि मुझे याद है जब मेरा बचपन था तो हमारे लिए जब कोई स्पेशल नीड बच्चा
नज़र आता था। एक तो पहले हमें उस तरीके से ये बच्चों को देखना या उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। पता नहीं क्यों जो इनके वालिदैन होते हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, वो बाहर नहीं लेके जाते, या शायद वो उनको शर्म आती है अपने ऐसे बच्चों से। तो हम बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट बात होती थी अगर कोई हमें स्पेशल नीड बच्चा दिखता था, एक्सेप्टेंस नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद ये एक्सेप्टेंस भी जब थोड़ी उम्र बड़ी हुई, चीज़ों को समझा, तब आई। तो ये ऐसा क्यों है कि वालिदैन को शर्म आती है अगर उनके घर कोई स्पेशल नीड बच्चा पैदा होता है? देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि ये सारा कसूर मुआशरे का है। आप, मैं, हम जैसे लोग हम कहते हैं हाय यदा पुत्र सुन नहीं सकता, हाय बेचारा अन्ना है। तो एक क्या आपने हाय डाल दी उस माँ के दिल में जो ऑलरेडी पहले ही बहुत सेंसिटिव है अपनी औलाद को लेकर के, उसे पता है कि ये कमज़ोरी है उसकी औलाद में। आप अपने लिए परफेक्शन मांगते हो स्वरा। कोई माँ अपने बच्चे को ये कि इम्परफेक्ट नहीं चाहती। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा सुन ना सके, बोल ना सके, देख ना सके। तो जब एक माँ देखती है कि उसका बच्चा, उसके अंदर कमज़ोर, उसके दिल में ये खौफ होता है कि इसके अंदर ये कमज़ोरी है, उसे पता होता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो वो डर के मारे कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, वो उस बच्चे को घर तक महदूद कर देती। और एक्सेप्टेंस हम लोगों में भी नहीं है। हम भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आप और वो बच्चे सब बराबर हैं। वो चाहे ऑटिस्टिक है, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो ऑडियली इम्पेयर्ड है, या वो मतलब वो बोल नहीं सकता है, स्पीच इम्पेयर्ड है। ये सारी चीज़ें आपने, मैंने और घरों में बैठी उन माँओं ने समझाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हमने सिर्फ उनके हाथ में आईपैड थमाकर उनको गाने या जो नर्सरी राइम्स हैं वो नहीं सिखाना, ब्रैट नहीं, ये बताना है कि जो कम्युनिटीज़ और भी हमारे साथ एग्जिस्ट कर रही हैं वो हम सब एक ही सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो जब तक हम लोग ये काम नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं करे, कोई बाहर से आके हमें नहीं सिखाएगा। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का स्पेशल नीड बच्चों के लिए डिपार्टमेंट को क्रिएट करना? अच्छा, मैं ना डिपार्टमेंटलाइजेशन के थोड़ा सा ख़िलाफ़ हूँ। क्यों आप उनको अलग दिखाना चाहते हैं? क्यों आप उन्हें इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं? आप ऐसी सर्विसेज, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर एक बच्चे ने ब्रेल पर ही पढ़ना है या वो लिप सिंक आपकी समझ सकता है, उसको आपने बचपन से ही इतना ट्रेन कर लिया है कि वो बड़ी क्लासेस में आके आप बचपन में उनको सेग्रीगेट करें, उनको सिखाएं, समझाएं और नॉर्मल करिकुलम पर ले आएं। और जब वो बड़े कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाएं, वो क्यों सेपरेट डिपार्टमेंट में रहें भाई? उनके लिए भी वही इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो नॉर्मल बच्चों, फिर वो क्यों नॉर्मल महसूस करेंगे? फरा कैसे नॉर्मल महसूस करेंगे जब वो मिलते ही उन लोगों से हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जिनकी आइज़ इम्पेयर्ड हैं या उनको विजन इम्पेयर्ड है। तो वो फिर उन्हीं लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करेंगे, दोस्त भी उन्हीं के बनेंगे। मुझे याद है मैं एफए में थी तो हमारे साथ एक बच्ची थी जो एफए कर रही थी, उसके साथ उसकी दोस्त आती थी। बिलीव मी, वो उसके लिए पूरा पेपर लिखती थी, अपना पेपर देती थी और उसका पेपर बैठकर सॉल्व करती थी। और मतलब मैंने इस हद तक लोगों को एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते देखा है। अगर ऐसे ही कुछ लोग और हो जाएं तो माशरा कितना खूबसूरत हो जाए। जरा माशरा खूबसूरत हो जाए। फिर ये इंस्टीट्यूट्स का काम है कि अगर वो बच्ची सिर्फ सुनने कुव्वत समात नहीं रखती है, बोल तो सकती है, ठीक है, तो ऐसी उसको टेक्निक सिखाई जाए जो है कि आप लिप मूवमेंट के साथ समझ सकें कि अगला क्या कह रहा है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ दे सर्वाइव। ब्रेल है जिससे वो जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करिकुलम को ब्रेल पे ट्रांसफ़र करना है। आपको पता है इस बात पे मुझे एक और बात याद आई। इस बच्ची ने शायद इंटरव्यू में आपने भी सुना है कि उसने कहा कि लोग जब हमारे बारे में, जब हमें देखते हैं, आपस में बातें करते हैं, हमें डिग्रेड होती हैं, तो उनको लगता है शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें सब समझ में आ रहा होता है। हम आपकी लिपसिंग पढ़ रहे होते हैं। यही आपको बता रही थी कि उनकी सर्वाइवल किस चीज़ में है। वो एक ऐसे माशरे में जिंदा है जहाँ पे वो बहुत कम है और हम लोग ज़्यादा हैं। और हम क्या करते हैं, हम जब उन्हें एक अजीब सी नज़र से देखते हैं, जब हम उन्हें बुरी एक जेस्चर देते हैं कि यू नॉट वेलकम, तो उन्हें एक सेकंड से पहले पता चलता है।
देखो स्वरा, हर इंसान एक ऑरा कैरी करता है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है और उसका पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड उसमें से नज़र आता है, कोई समझे ना समझे। और जिन लोगों की विजुअल इम्पेयर्ड होती है या डेफ होते हैं, उनकी ये हिस्स बहुत स्ट्रांग होती है, सिक्स सेंस। वो सेंस कर सकते हैं कि ये शख्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये शख्स हमारे लिए क्या सोच रखता है और क्या नहीं। और जब हम बोल रहे होते हैं तो वो पढ़ रहे होते हैं, वो हमें पढ़ सकते हैं। क्योंकि देख, जो मैं ऑडियली इम्पेयर्ड की बात कर रही हूँ, जो डेफ होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, वो हमें देख तो सकते हैं ना, दे कैन मेक आउट व्हाट वी आर सेइंग, और वो फिर उन्हें वो चीज़ उन्हें तोड़ती है, वो आपसे यानी हियरिंग कम्युनिटी से उन्हें अलग कर देती है, सेग्रीगेट कर दे, और फिर वो नहीं मिक्सअप होना चाहते आपके साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये तो सारे एक जैसे ही हैं, इनमें से कोई शायद हमारे साथ उस तरह हमें इंसान समझ के और बराबर समझ के हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो मुआशरती फ़र्क है, इसे आपने, मैंने और हम जैसे लोगों ने आगे बढ़ के गले लगाकर फिर ठीक करना। ये जज्बाई दिल गर मैं चाहूँ। जहाँ तक सवाल है मर्द और औरत दोनों के स्पेशल होने पे जो इश्यूज़ दोनों को फेस किए जाते हैं, ये मसाइल, मर्द की निस्बत औरत को ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। मर्दों की निस्बत ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, और वो इश्यूज़ घर से ही शुरू होते हैं। सबसे पहले तो हाइजीन के इशू हो गए, हेल्थ के इशू हो गए। हमारे माशरे में जो मेल डोमिनेटिंग माशरा है, जहाँ पे मर्द के बच्चे, जो मेल बच्चा है उसके पैदा होने पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, और ये समझा जाता है कि हमारा बुढ़ापे का सहारा या हमारी फैमिली को सोशली स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जो है वो बच्चा हमारे घर में आया है। और ख़वातीन को इस लिहाज से डिमोटिवेटिंग समझा जाता है, ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ख़वातीन स्पेशल या डिसेबल्ड ख़वातीन होंगी तो उनके लिए क्या फीलिंग्स होंगी। लेकिन अगर हमारी पढ़ी लिखी फैमिली या जो अवेयरनेस रखते हैं, अगर वो इस तरह की सोच ना भी रखते हो, तो इसके बावजूद बहुत से इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं। उसमें हरेसमेंट के इश्यूज़ भी हो गए, हाइजीन के इश्यूज़ हो गए। इसके अलावा हमारी जो सोशल या कल्चरल इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन अगर डिसेबल्ड हो या कोई स्पेशल ख़वातीन हो, उनके बारे में माशरे को बताया नहीं जाता, शेयर नहीं किया जाता। अगर सेंसस के लिए लोग पहुँचते हैं तो उनको बताया नहीं जाता कि हमारे घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा मौजूद है, और ख़ास तौर पे वो अगर बच्चा जो है वो बच्ची हो या फीमेल हो तो बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाता। जी, जहाँ तक बात है ख़वातीन की, स्पेशल ख़वातीन की, अगर ज़बरदस्ती शादी की जाती है तो इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं, और हमें काफ़ी दुख होता है ये देख के कि ऐसी ख़वातीन जो स्पेशल हैं और जायदाद में उनका चूँकि हिस्सा होता है, और वो कुछ लोग ऐसी ख़वातीन से सिर्फ इसलिए शादी करते हैं कि उनको जायदाद मिल सके या उनको कोई जो स्पेशल राइट्स हैं उनकी वजह से जो मिल सके। तो इस किस्म की शादियाँ कर तो दी जाती हैं, बाद में काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और फिर उन ख़वातीन को जिसमें यू वोंट बिलीव के डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो फिर ऐसी ख़वातीन कोर्ट में रुजू करती हैं, और ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत से कवानीन बनाए गए हैं, जैसे उनको प्रोटेक्शन या डोमेस्टिक वायलेंस के जो राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइडेड हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसके अलावा प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, एंटी वुमेन 2011 का एक्ट जो है वो भी इस तरह की ख़वातीन को प्रोटेक्ट करता है। जहाँ तक बात है स्पेशल ख़वातीन की प्रोटेक्शन की और रोज़गारी में उनके स्पेशल कोटे की, तो यहाँ पे मैं बात वही सेंसस की बात करूँगी कि हमारे पाकिस्तान की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो स्पेशल हैं। तो ये पहले तो ये सेंसस रिपोर्ट ही बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो फाइल ही नहीं होती या जिनके बारे में बताया ही नहीं जाता। तो ये अप्रोक्सीमेटली 13% तक है कि हमारे जो स्पेशल जो लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 30% हैं, जिसमें 50% तो ख़वातीन ही हैं। और अगर हम कोटे की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू दी एवरेज नंबर ऑफ स्पेशल वीमेन जो कोटा दिया जाता है 3% अप्रोक्सीमेटली, वो बिल्कुल सही नहीं है। और उस 3% के ऊपर भी उस तरह से हायरिंग नहीं होती या उस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि हायरिंग के वक्त अगर किसी में कैपेबिलिटीज़ हैं भी तो हायरिंग के इश्यूज़ होते हैं। लोग ये समझते हैं कि इसकी बजाय अगर हम किसी ऐसे
ऐसे शख्स को रोज़गार दें जो हमारे जो ड्यूटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से अंजाम दे सके, तो उसके ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि कवानीन के अंदर कोटा सिस्टम जो है ख़वातीन के लिए उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की भी स्क्रूटनी बहुत टाइट होनी चाहिए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि क्या इस कोटा के ऊपर इन शराइत के मुताबिक हायरिंग हो भी रही है या नहीं हो रही। और इसको मैं इस बात को पोलिटिसाइज़ भी किया जाता है, अगर किसी की फिंगर्स का कोई इशू है या कोई छोटा मोटा इशू है उसको स्पेशल डिक्लेयर करके वो कोटा जो है वो ऐसे लोगों को दे दिया जाता है, तो ये भी गैर मुनासिब बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब लेकिन अभी भी आपको क्या लगता नहीं है कि माशरे में अगर कोई ऐसा बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग कहते हैं कि ज़रूर आपका कोई गुनाह आपके सामने आया है? ऐसा ही है। सिर्फ ये हमें इनसेंसिटिव इतने, माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तेरे च कोई खोट होना है। क्यों है इतने इनसेंसिटिव? हमारे अंदर एहसास, एम्पैथी क्यों नहीं है आयशा? क्योंकि हम छोटे छोटे फ़िरौन हैं अपनी अपनी ज़ात। इतने बेहिस हो चुके हैं हम लोग। हम छोटे छोटे फ़िरौन हैं, हमारे गर्दनों में सरिये हैं और हमने जो सोच लिया है बस वही सच है और बाकी सब झूठ है और बाकी सब बकवास है। हमने ये फैसला अपने अंदर कहीं अपने तय कर लिया कि जो हमने सोचा है बस यही सच्चाई है और कुछ भी सच नहीं है। आपको पता है जब मेरी इनसे बात हुई तो बहुत सारी लड़कियों ने ये कहा कि हम पैदाइश जब हमारी हुई थी तो हम नॉर्मल थे, लेकिन आफ्टर टाइफॉइड या कोई बीमारी की वजह से हमारी हेयरिंग लॉस हो गई, हमारी स्पीच लॉस हो गई और उसके बाद हमारे वालिदैन ने हम पे बहुत मेहनत की। आप ये सोचें कि वो छोटे छोटे शहरों से आई हुई थी ये बच्चियाँ और उनके माँ बाप ने उनको बैचलर्स करवाने के लिए पहले मेहनत की, उनकी स्पीच पे काम किया जहाँ तक हो सका। और फिर उन्होंने, एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ कहती है मुझे ये परेशानी होती है कि जब तुम्हारी शादी होगी फिर क्या होगा, मतलब तुम कैसे एडजस्ट करोगी। तो उनके वालिदैन पूरी कोशिश करते हैं उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए और उनके अंदर वो जज्बा आप देखिएगा, देखा है आपने कितने खुशी से वो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करी। अब इस पे जो नेक्स्ट मेरा सवाल है वो यही है कि मैंने पूछा क्या करना चाहती हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहती हूँ, मैं अकाउंट्स देखना चाहती हूँ। तो क्या हम तैयार हैं, क्या ये हमारी कम्युनिटी तैयार है उन्हें प्रोफेशनली वो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए जो उनका हक है? नहीं फरहा, हम तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगी कि हम तो अभी वो जानवर हैं जिसे सधाया जाना है। हम तो अभी सधाए जाने के लिए तैयार नहीं है, संगल पहनने के लिए तैयार नहीं है, ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि खाना कहाँ से खाना है और पानी कहाँ से पीना है। हम एक जंगल की तरह बस भाग रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ जो भाग रहा है, यानी अब वो पहले वो ज़माना होता था कि साथ वाले घर में अगर मौत होती थी तो 3 दिन चूल्हा नहीं जलाने देते थे। आज ऐसा नहीं होता, आपको साथ वाले घर में कौन मर गया ये भी नहीं पता होता। आप कहते हैं अच्छा क्या नाम था, कौन था, क्या करता था, उस वक्त पता चलता है जब अगला बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ तक नीचे गिर गए हैं, तो हम कहाँ से तैयार होंगे? गवर्नमेंट हमारी नहीं तैयार उनके लिए अलग सेपरेट कोटा देने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। मैं पर्सनली एक ऐसी लड़की को जानती हूँ, मेरे बच्चों की टीचर की बहन, उसकी एक टांग पोलियो से ख़राब हो गई, पहली शादी हुई, एक बेटा हुआ। उसने, हालांकि उस शख्स को पता था पहले से कि इसकी एक टांग ऐसे है और सेम डिपार्टमेंट में काम करता था, उस शख्स ने इसको मारना पीटना ताने देना शुरू कर दिया। अभी वो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है, देख भी सकती है और अच्छी जॉब पर ड्यूटी भी कर रही थी, पैसे भी ज़्यादा कमा रही थी अपने खामन से। उसके बावजूद उसकी उस कमज़ोरी को उसके खामन ने टारगेट किया, मारा पीटा और बर्दाश्त कर रही वो बर्दाश्त कर गई कुछ अरसा। फिर उसने सोचा कि बहुत मार पड़ती है, खुला ले लेना चाहिए। उसने खुला ले लिया, खुला लेके वो वापस घर आ गई, डिपार्टमेंट से अपने ट्रांसफ़र ले ली। दोबारा उसी डिपार्टमेंट के एक शख्स ने कहा कि अच्छा वो भी उसी की तरह इम्पेयर्ड था, उसकी भी टांग में कुछ मसला था। इस गरीब ने ये सोचा कि चलो, उसने एहसास नहीं किया क्योंकि वो नॉर्मल था, ये शायद एहसास कर लेगा। उसने शादी कर ली दोबारा, वो उससे भी बुरा इंसान निकला।
उसने उसके बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया और उसे भी मारना यानी एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि पीछे जो घर वाले थे वो कहते थे कि तुमने किससे शादी कर ली है। बैगेज की बात की थी ना हमने कुछ एपिसोड पहले कि वो देखो उस तलाक याफ्ता है, उसके 2 बच्चे, हम क्यों पालें? हालांकि पाल भी वो खुद ही रही थी, तनख्वाह भी उसी की लग रही थी, उसके बावजूद हम एक्सेप्ट। देखो जब आपके अपने इंसान अपना सिक्का खोटा होना तो किसी और को वो नहीं देना चाहिए, वो किसी को बुराई नहीं देनी चाहिए। हम लोग खुद तैयार नहीं हैं, हम लोग खुद इस काबिल नहीं हैं कि इन स्पेशल नीड्स के बच्चों को हम हैंडल कर सकें, हम उन्हें रिस्पेक्ट दे सकें, उन्हें इक्वल समझ सकें। तो आयशा, इन बच्चियों को जो 4 साल अभी मेहनत कर रही हैं ये सोच करके कि कहीं ना कहीं हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा, तो उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब आप शादी भी, एक तो लड़की, ऊपर से हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड, कितनी मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों? मतलब हम कुछ क्यों नहीं कर पाते उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए? हम सिर्फ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को अपने घर में लाना, ये अल्लाह ने आप पे एक ख़ास जिम्मेदारी डाली है। जिन माँ बाप के घर ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है, ख़ास जिम्मेदारी होती है उनकी, उनका टेस्ट होता है, ये ट्रायल होता है। वो गुनाह सवाब नहीं होता, ये एक ट्रायल होता है कि आप अल्लाह के इस ट्रायल पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते। और जिनके घर ये बच्चियां जाती हैं ब्याह कर, या जिन लड़कों से इन बच्चियों की शादी होती है, उनके लिए भी ये ट्रायल है, उनके लिए भी एक सवाल है जिस पे उन्होंने पूरा उतरना है। तो हमें कंपैशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, चाहे वो औरत का मकाम हो, वो इन बच्चियों का जो डिफरेंट इम्पेयरमेंट के साथ पैदा होते हैं या डिफरेंट सिंड्रोम्स का शिकार होते हैं, हमें उनको अपनाना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, तब जाके मुआशरा तब्दील होगा और मुआशरा बनेगा। हम अभी तक एक जंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मुआशरा नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही साथ मुआशरे के साथ आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है हमारी, जो रियासत है हमारी, वो आपने कोटे सिस्टम की बात कर दी जॉब के हवाले से, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी बच्चियां जो देहात से ताल्लुक़ रखती थी या छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ पे उनको ऐसी फैसिलिटीज़ थी नहीं। तो कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हर छोटे छोटे इलाकों में स्पेशल नीड बच्चियों के लिए सेंटर्स बनाए जाए उनकी वेलफेयर के लिए। बच्चे और बच्चियों के लिए फ़र्क, फोकस दोनों पे होना चाहिए। जो विजुअल या किसी किस्म की इम्पेयरमेंट खुदा की तरफ से है, उनके लिए छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, देहातों में और छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। कोटा सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आकर जब वो जॉब करें तो मतलब वो फिर अपने घरों से उठ के आएँ, छोड़ के आएँ। अब हर बाप, हर माँ उतना ही बाशऊर होता है कि वो एक बच्ची जो या बच्चा जो इस तरह से पैदा हुआ है, उसकी इस तरह से ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, वो उन मसलों को डील कर सके खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते माँ बाप, इसीलिए वो उन बच्चों को नेगेट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, मैं एक ऐसे एनजीओ के साथ अटैच रहे हैं जो डाउन सिंड्रोम और जो दूसरे बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ और डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ काम करते रहे। उन माँओं को एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप करते करते साल गुजर जाते हैं, फिर भी वो नॉर्मल लोगों के बीच में अपने बच्चे लेकर नहीं आ सकती। वो कैसे लेकर आएं जब उन्हें पता है हर नज़र सवालिया निशान है और हर नज़र उसी को इल्ज़ाम दे रही है कि तुम्हारी वजह से ये बच्चा ऐसा है, तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं थी। ऐसा ही क्या ये सिर्फ माँ का कसूर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये बाप का कसूर है? नहीं। तो जिस ज़ात ने पैदा किया है उसकी तरफ से ही ऐसा आया है ना। माशरे पे बहुत बड़ी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जवाब दे हम सब हैं क़यामत के दिन। बिल्कुल। आप उससे अल्लाह पूछेगा कि क्यों मैंने जब एक ऐसे शख्स को मैंने बनाया, जैसे किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के काले होते हैं, किसी के नहीं होते। तो तुम कौन होते थे उसको नीची नज़र से देखने वाले या उसको वो इज्जत देने वाले? खुद को बहुत सुपीरियर समझने वाले या खुद को ये समझने वाले कि मैं बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, मेरे बाल ऐसे, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं।
ऐसे ही आयशा, लेकिन अब इस सेगमेंट का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारी इस गुफ्तगू से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल के अंदर ये बात ज़रूर लगी कोई होगी, दिया जल जाएगा। दिया जल जाए, क्योंकि इंशाल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, जो कि है क्राउड फंडिंग, जहां पे आयशा हमें फिर एक बाहिम्मत खातून से इंट्रोड्यूस कराएंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ये जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। घर में चाहूँ कि इस सेगमेंट में जहाँ हम आपको स्पेशली एम्पावर्ड वुमेन के साथ मिलाते हैं, हमारे साथ मुनज़्ज़ा इलाही मौजूद हैं जो सिल्क एंटरप्राइज़ की मार्केटिंग एंड पीआर हेड हैं, और उसके साथ साथ मैं नहीं कमज़ोर की भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। Thank you Aisha for giving me a platform on behalf of Silk Enterprise and हमारी जो NGO है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं नहीं कमज़ोर, को हमें इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ़ लाएँ और आपके इतने प्यारे हैंड पेंटेड हमने जो मलबूसात हैं वो देखे। ये बताइए कि इस सिल्क एंटरप्राइज़ के पीछे आपका ब्रेन चाइल्ड है ये, या आप सिर्फ मार्केटिंग और पीआर करती हैं? तो कौन है इनकी ओनर? जी आयशा, ये सिल्क एंटरप्राइज़ मेरी मदर का है, पैशन है उनका। अच्छा। और वही वही उन्हीं का वो सारा है, बिकॉज़ वो एक आर्टिस्ट भी हैं। और मेरे ख्याल वो बचपन से उनके अंदर एक वो थी, जिस तरह आपके अंदर एक होता है एक आर्टिस्ट, कहते हैं ना, इज़ ऑलवेज एन आर्टिस्ट इज़ बॉर्न। तो ये उनके अंदर एक इनेट चीज़ थी। तो उन्होंने स्टार्ट तो ऐसे किया एज अ हॉबी, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर उसको कल्टिवेट किया और उसको एक एज अ कमर्शियल वेंचर पर हमने 2005 में सिल्क एंटरप्राइज़ को लॉन्च किया। ज़बरदस्त जी। ये बताइए कि क्या उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? शी डन समथिंग इन फैब्रिक डिज़ाइन? नहीं, उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग तो है, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया हुआ अच्छा, है। great। जी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि पहले वो कैनवस पे पेंटिंग करती थी। अच्छा। ऑयल पेंट्स के साथ शुरू उन्होंने वही किया, घर से जैसे आप करते हैं कुछ ना कुछ घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स बना लिए, पेंटिंग्स बना ली। फिर मेरे ख्याल कैनवस से उन्होंने कहा कि चलो मैं फैब्रिक की तरफ आती हूँ। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कपड़े पहनने का सबको बड़ा शौक है। जी। तो वो फिर ये हुआ कि हम लोगों को फैमिली में बना के देना शुरू उन्होंने किया। फिर वो सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो उन्होंने कहा कि हम चलो इसको एज ए कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर 2005 में हमने इसको रजिस्टर कराया एज ए अच्छा। कंपनी। जी। Right। फिर हम मेंबर बने लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के। वहाँ से बड़ा अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला। और लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स आई थिंक वर्क्स अ लॉट ऑन विमेन एम्पावरमेंट। उनका एक बड़ा क्लोज सब्जेक्ट है, इट्स क्लोज टू देयर हार्ट। तो उनकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा फोरम मिला, एग्जिबिशंस हमने की, इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट किया, लोकल भी पार्टिसिपेशन रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है फिर वर्ड ऑफ माउथ, फिर मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग का ज़्यादा करती हूँ बिकॉज प्रोफेशनली ऑल्सो आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। अच्छा। जी। तो सारा वो ब्रांडिंग से लेके फिर हमारे जो भी प्रेजेंटेशंस, फिर इवेंट्स, एग्जिबिशंस, हमने फ़ैशन शोज़ भी काफ़ी किए हैं। फिर ये सारे जितना भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो मैं देखती हूँ। फिर कस्टमर डीलिंग, सो ये सारा वो मैं उनके साथ फिर उनको असिस्ट करती मदर हूँ। आपकी क्रिएटिव प्रोसेस? जी, क्रिएटिव प्रोसेस मेरी मदर तो का ये है। बताइए मुनज़्ज़ा जी कि ये सिल्क पे हो रहा है सारा कुछ। जी। जाहिर सी बात है, सिल्क एंटरप्राइज है, जी, जी, प्रोडक्ट जी। आपका सिल्क है, तो कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी इसकी। तो एक आम इंसान की पहुंच तक कैसे आएगी ये आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? देखिए, ये एक नीश प्रोडक्ट है। और सिल्क एंटरप्राइज तो चलें एक ब्रांड नेम है, बट हम पेंट करते हैं उसके लिए कोई भी प्योर मटेरियल हो सकता है। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो लॉन पे भी हम वो हैंड पेंटिंग कर रहे हैं। Okay। कॉटन पे भी करते हैं हैंड पेंटिंग। सिल्क भी है ऑब्वियसली, शिफॉन, जॉर्जेट्स, जो भी प्योर मटेरियल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि उन पे कलर की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा आती है। जो प्योर मटेरियल्स नहीं होते उसमें कलर्स जो हैं वो काफ़ी डिम और डल से आते हैं, तो वो हम चाहते भी नहीं हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू रियली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। जी। जहाँ पे आप प्राइसिंग की बात करें, हाँ ये एक चैलेंज है क्योंकि आपको पता है प्योर फैब्रिक्स तो वैसे भी बड़े एक्सपेंसिव हैं। और जो हम कलर्स यूज़ करते हैं वो जापानीज़ ब्रांड है मैरिबू, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जी, वन ऑफ
ख़वातीन हज़रात, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मटेरियल और फैब्रिक इन्होंने डिज़ाइन किया है इनकी वालदा ने, वो यू कैन सी इट। अच्छा मुनज़्ज़र जी, ये बड़ा एक लेंथी और टीडियस प्रोसेस होता है और इसमें बड़ा बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाता है और आपको ठीक भी करवाना पड़ता है, तो कैनवस तो धुल जाता है, तो ये तो धुलता नहीं है कपड़ा, इसके ऊपर वंस इट्स इम्प्रिंटेड इट्स देयर। तो ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात करते करते ज़ाया हो जाए, तो वो कॉस्ट भी आप लोग ऐड करते हैं इसके अंदर? ऐसे अभी तक तो हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो मेरी मदर हैं वो फ्री हैंड पेंटिंग करती हैं। ये नहीं होता कि आप पहले स्केच करो या कोई ट्रेसिंग करें, वो उस तरह नहीं है। सो फ्री हैंड है। हाँ, उसमें कोई ना कोई ऑब्वियसली स्ट्रोक्स आपके हो सकता है गलत हो जाए, हाथ लगने से बाज़ औक़ात पेंट गिर जाता है, तो नुकसान फिर वो हाँ नहीं, वो फिर हम कस्टमर्स को नहीं पास ऑन करते, बिकॉज वो तो हमारी अपनी वजह से है, तो वो वी डोंट पास दैट कॉस्ट टू द कस्टमर्स। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल भी आपने बताया कि आपका ब्रांड इज इंटरनेशनली आल्सो एक्लेम्ड, तो बाहर की दुनिया में हमारा कल्चर, क्योंकि इसमें बहुत सारी कल्चरल चीज़ें भी आपके पेंट में नज़र आ रही हैं, हाउ इज़ इट एक्सेप्टेड देयर? उसमें ये है कि ऑब्वियसली यू हैव टू ट्वीक योर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर नीड्स। सो वहाँ पे ये है कि हम लोग जिस तरह वहाँ पे आपको पता है बाहर ज़्यादा स्कार्फ्स चलते हैं, तो हैंड पेंटेड स्कार्फ्स हम बना लेते हैं, या काफ्तान्स वहाँ पे अब काफ़ी एक ट्रेंड है, लॉन्ग ड्रेसेस का वो है, वो हम उस तरह वो प्रेजेंट कर लेते हैं। और हमारे जो है हमारे वो पैलेट में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बिकॉज हमने डिफरेंट थीम्स पे काम किया हुआ है। हमारे एक गार्डन थीम है, उसके अंदर आपको सारे फ्लोरल पैटर्न्स मिलेंगे, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, एब्स्ट्रैक्ट है, which is obviously not very, which is a subtle representation of art। उसमें इतनी एग्जैक्ट पिक्चर्स पिक्टोरियल्स नहीं होते। फिर हमने एक दरवेश कलेक्शन निकाली थी, उसमें सारे वर्लिंग दरवेश, उनका सारा एक वो बहुत अच्छा साड़ियों पे, और स्कर्ट्स वहाँ पे भी आपको पता है स्कर्ट्स यहाँ वैसे यहाँ भी काफ़ी फैशन हो गया, लॉन्ग स्कर्ट्स, इवन लहंगास पे हमने बनाए, वो सारा था हमारा। फिर हमारी इजिप्शियन कलेक्शन है, उसमें जितने भी इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स हैं उनके वो ये जो नेक कॉलर उनका, आई थिंक वो ज्वेलरी जो है वो सारी हमने वो शो की, सारे उनके स्क्रिप्चर्स, तो वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो वहाँ पे ये कि ये चीज़ें भी ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट करते हैं, बट ये कि उनके हिसाब से फिर हमें उस उनके जो स्टाइल से उस पर अडेप्ट करना पड़ता है। ड्रेसेस हो गए, स्कर्ट्स, लाउड चीज़ें पसंद जी 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 जी, कलर्स पे हमें वेरिएशन लानी पड़ती है। उनके कलर्स बहुत सटल होते हैं। हाँ, उनके सटल होते हैं। तो जो कलेक्शन यहाँ के लिए बनती है वो वहाँ पर भी उतनी पॉपुलर होती है, या वहाँ के लिए अलग बनानी पड़ती है? नहीं, वहाँ के लिए थोड़ा अलग बनाना पड़ता है जी, वहाँ के हिसाब से, बिकॉज आपको पता है वेस्टर्न वेयर के साथ फिर वो स्कार्फ्स ये कि हम लोग ब्राइट बनाते हैं, बिकॉज वो उनको पसंद भी आते हैं, क्योंकि वो कलर ऐड कर लेते हैं ना, उनको कलर्स तो डेफिनेटली दे लाइक टू वेयर कलर्स, दे डोंट वेयर कलर सॉरी, बट दे वांट टू वेयर समथिंग व्हिच एड्स टू देयर होल। हाँ एग्जैक्टली, वो एक्सेसरीज में भी हो सकता है, ज्वेलरी में भी वो कलर ऐड कर लेते हैं। स्कार्फ्स फिर ये कि थोड़े ज़रा ब्राइट ही उनको पसंद आते हैं, तो वो हम ब्राइट बना लेते हैं। मुनज़्ज़र जी, ये बताइए कि कॉस्ट, अगर मिसाल के तौर पे घर पे बैठी जो ख़वातीन हैं हमें इस वक्त देख रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाएं, वो ये काम शुरू करना चाहें, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अंदाज़न टू इनिशियली बिगिन विद इट? अगर किसी में टैलेंट है इस तरह का, तो और वो कोई करना चाहे, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, तो हर कोई मतलब ऑनलाइन कर ही सकता है कुछ ना जी कुछ। जी जी जी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा शुरू करना चाहे, तो कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि उससे उसका काम चलना शुरू हो सकता है? देखें, ये तो एक मैं समझती हूँ कोई भी आप बिज़नेस आप स्टार्ट करें तो वो एक जर्नी तो है, वो एक कोर्स जर्नी तो है, लेकिन एक रफ आइडिया अगर आप दे सकें कि आप लेट से 10,000 से शुरू कर लें, 15 से 50 से शुरू हाँ चलें 50 से लेके, क्योंकि पेंट्स बहुत महंगे हो गए हैं, और दूसरा फैब्रिक पे भी ऑब्वियसली अगर आप फैब्रिक यूज़ करें तो आपको पता है अगर प्योर फैब्रिक्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो गए, 250,000 टू 100,000 1 लाख तक से आप थोड़ा एक वो कम रिस्क लेके शुरू करें, फिर आप इवेल्युएट करें, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन भी होता है, फिर आप अपने स्किल सेट भी देखना होता है, क्योंकि पेंट में फिर पेंटिंग में होता है कुछ लोग सिर्फ स्ट्रोक्स ही डाल देते हैं, तो वो कहते हैं जी पेंटिंग है, कुछ का बहुत इंट्रिकेट होता है जिसमें वो प्रॉपर मिनिएचर स्टाइल वो सारा करते हैं, तो वो आपने फिर मार्केट का रिस्पॉन्स भी देखना होता है। तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, तो शुरू मेरे ख्याल एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है, क्योंकि एवरी टाइम इट्स न्यू लर्निंग,
Obviously. हमने भी इसी तरह करके सीखा है, और बहुत दफ़ा आप कस्टमर से भी सीखते हैं क्योंकि उन्होंने भी हमें बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए। समटाइम्स आप लोग कस्टमाइज भी करते हैं इसको? जी कस्टमाइज का ही होता है। जी जी अच्छा, जी। नहीं मतलब यानी खुद से कलेक्शंस भी बनाते हैं और कस्टमाइज भी करते हैं? हाँ, कस्टमाइज ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स लोग हमें बता देते हैं कि अच्छा। हमें ये कलर्स में दे दें, बट नॉर्मली डिज़ाइंस तो फिर हमारे अपने ही और अगर होते कोई हैं। आते हैं लोग क्रेजी मेरे जैसे जो कहते हैं कि मुझे ये यूं नहीं चाहिए या मुझे ऐसे बना दें, नहीं वो भी होते हैं हाँ, वो तो फिर देखें ना, अपनी पसंद है, वो तो हम हर एक की वो है उन्होंने जिस तरह चाहते हैं पहनना। बिल्कुल। कुछ बाज़ दफ़ा होता है कि 2-3 हमारे जिस तरह ड्रेसेस में से वो मोटिव्स पिक कर लेंगे कि जी इसमें से ये इस तरह का मुझे चाहिए, मुझे कलर ये चाहिए, पर ये मोटिव इस तरह ना डालें, ये मुझे बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, वो फिर अपनी कॉम्बिनेशंस या अपना वो दे देते हैं, अपनी थीम्स भी दे देते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई जी, वाज जी, आस्किंग। जी। अच्छा, आप घर बैठी जो ख़वातीन हैं जो मतलब अपनी ज़िंदगी को चाहती हैं कि हम कुछ करें और वो बाहर नहीं जा सकती, एजुकेटेड भी उस तरह से नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई है, उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी कि मतलब अब आप जैसे अपनी मदर के इस प्लेटफॉर्म को लेकर चल रही हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट देम कि वो किस तरह से शुरू कर सकती हैं और कैसे काम करना स्टार्ट कर सकती हैं? देखें, अब आजकल तो मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए लर्न करना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हम सोशल मीडिया में सभी अवेयर यूज़ भी कर रहे हैं, सबको पता भी है, उसमें इतनी आपके लिए बहुत पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी नहीं होता, पर बहुत से वहाँ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें ये भी है आप अपने स्किल्स अपने डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी का स्किल है, समझें कोई अच्छा खाना बना लेता है और वो चाह रहे हैं कि हम होम डिलीवरी शुरू करें या कुछ छोटा सा कोई आउटलेट खोलें, तो मेरे ख्याल में बेहतर होता है कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, एंड द बेस्ट वे इज़ टू मे बी लाइक ट्राई टू walk the same steps as someone else might have have been trending on the same steps, या बल्कि या फिर आप वही बात है कि जितना भी आप सीखें तो उससे आप को कुछ ना कुछ हासिल ही होता है। तो अपने आप को मैं पर्सनली समझती हूँ कि हमें अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हम एक पॉइंट के बाद हम कहते हैं कि नहीं जी हमने सब सीख लिया है एंड वी आर लाइक मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, बस ऐसे ही है। तो बेशक आपके हर एक को अपना स्किल सेट पता है, कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक में अच्छे हैं, गा अच्छा सकते हैं, कुछ मे बी कुछ प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। सो जो भी आपके स्किल्स हैं उनको कल्टिवेट करें। और मेरे ख्याल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो है कि आप कोई ना कोई ऐसी लर्निंग ऐप या कोई लर्निंग वो सुने जिससे आपके स्किल्स अपग्रेड हों। मैं नहीं कमज़ोर में मतलब आप तो इतनी सक्सेसफुली अपनी मदर का ये सारा बिजनेस चला रही हैं, तो मैं नहीं कमज़ोर में आने की क्या वजह है? देखिए, मेरे ख्याल है कि हमें एज ए कम्युनिटी भी हम अपनी कम्युनिटी को भी ओ करते हैं, और हमारी सक्सेस सिर्फ हमारी नहीं होती, हमने सबके साथ शेयर भी करनी होती है। तो ये जो NGO में को ज्वाइन करने का और जो खोलने का ये मकसद था कि हम जो भी औरतें हैं चाहे स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज़ या बिजनेसेस अपने रन करी हैं एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल, तो वो उस अपने एक्सपीरियंसेस और अपने स्किल सेट ट्रांसफ़र भी करें, मतलब ताकि लार्जर कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो। तो इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी औरतें हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म्स चाहिए हैं, जिनको कोई मे बी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मे बी एकेडमिकली दे नीड सम लाइक सपोर्ट, या जैसा आप कह रही हैं वो किस तरह स्टार्ट करें, आपको बहुत एडवाइस चाहिए होती है बहुत सी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए जी हिम्मत भी चाहिए होती है। आपकी थोड़ी सी जो घर में जो खवातीन बैठी उनकी थोड़ी बहुत सेविंग होती है और जी, वो जी, पूरी जी, सेविंग जी, को जी, लगा जी, कर जी, जी, वेस्ट जी, नहीं कर सकती, जी, रिस्क जी, नहीं ले सकती। जी, 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 ये जी, रिस्क लेना भी किसी का काम जी होता है, जी, तो वो बल्कि उस हवाले जी से- सही कह रहे हैं, जी। और बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती जी। है। बहुत दफ़ा होता है कि आपको लोग ही बहुत डिस्करेज कर देते हैं, क्या करोगी, कि क्या ज़रूरत है, हो सकता है ये चले ना, पैसे ज़ाया होंगे, ये भी आपको काफ़ी इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। तो आपके जब वालिदा ने ये शुरू किया तो वालिद आपके सपोर्टिव थे टुवर्ड्स दिस, या फिर उन्होंने बस कहा कि नहीं मुझे शुरू करना है? नहीं, मैम फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, और बल्कि मेरे फादर सबसे ज़्यादा वो हैं जो अप्रिशिएट करते हैं अम्मी का कोई भी आर्ट पीस हो या आर्ट वर्क हो, वो सबसे ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर। अम्मी मेरी सबसे ज़्यादा अपनी क्रिटिक खुद हैं, क्योंकि कोई भी वो पीस बनाती कहती हैं वो हो इससे अच्छा बन सकता था, तो हम कहते हैं नहीं बड़ा अच्छा बने आपने। वो होता है ना कि वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, एक आर्टिस्ट में शायद होता है वो कहती नहीं मैं और करती और किसी तरह से करती। वालिदा में तो ये ट्रेट था, उनमें जी। इन्नेट टैलेंट भी था, उन्होंने इसको ग्रूम भी किया, सीखा भी।
आप बच्चों में कोई उनकी इस टैलेंट को सीख रहा है या मतलब कोई लेके आगे चल रहा है? जी मेरी बहन है, शी इज़ अ स्कल्पचरिस्ट। ओके। उसने NCA से किया हुआ है। Right. जी ग्रेजुएट, बट अब तो खैर वो काफ़ी साल से शी इज़ बेस्ड इन स्टेट्स, तो वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत फिर मेरे ख्याल वो कोर्सेज किए, बट शी डिडंट रियली टेक इट फॉरवर्ड। यानी लेकिन मतलब अगर आपकी जो मदर हैं, मतलब अगर वो डिसाइड करें कि अब मैं पेंट नहीं करती, तो फिर इस पूरी लेगेसी को कौन चलाएगा? फिर मेरे ख्याल वो कुछ वही बात है जिस तरह आपने कहा कि हमें फिर अपने स्किल्स उन लोगों को ट्रांसफ़र करने चाहिए जिनके अंदर खुद ये इनबिल्ट टैलेंट है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस NGO कि अगर कोई ऐसा है, जैसे नॉर्मली होते भी हैं ऑब्वियसली हमारे, जिस तरह हम लोग बहुत दफ़ा अगर वर्कफोर्स हमें एक्सटेंड करनी पड़े तो हम NCA के स्टूडेंट्स या जो अभी उस फेज में से हम उनको भी हायर करते हैं। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी कि क्या इस क्रिएटिव प्रोसेस में आपकी वालदा के साथ कोई और भी शामिल होता है? जी अगर हमें बहुत ऐसे ऑर्डर्स मिलें जो काफ़ी मतलब ऑब्वियसली एक बंदे के लिए तो पूरे करने पॉसिबल नहीं होते। जी वैसे तो ये कि वो हम कस्टमाइज ऑर्डर इसीलिए लेते हैं बिकॉज हैंड पेंटिंग में बहुत ज़्यादा काम और एफर्ट चलता है, टाइम भी लगता है और डिज़ाइनिंग होती है, तो वो फिर अपने हिसाब से पेस से कर लेते हैं। और हमारे कस्टमर्स को भी पता है जो भी हम टाइम देते हैं, मे बी 10 days to 12 days, तो वो उसमें फिर आराम से उनका स्टिच होके बन जाता है। पर बाज़ दफ़ा हमारे होता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर, तो फिर हमें फिर इस तरह की हायरिंग भी करनी पड़ती है स्टूडेंट्स की, या जो ट्रांसफर है। आपकी वालदा जो है वो ट्रेनिंग सेशंस भी देती है? जी बिल्कुल देती है। जी तो ख़वातीनो हज़रात, आपको इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए जा रहे हैं वो ख़ास तौर पे इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप हमसे रब्ता करें और हम आपकी रिक्वेस्ट, आपका ऑर्डर इन तक डायरेक्ट कर दें। जो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे रब्ता करके हम आपको इन ब्रांड्स की तरफ डायरेक्ट करेंगे, ख़ास डिस्काउंट लेके देंगे इन ऑर्डर्स की तरफ। जो आप चलते चलते हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम दे दीजिए ताकि जो लड़कियां हैं, ख़वातीन आपको देख रही हैं, वो मोटिवेट होकर वो भी एंटरप्रेन्योर बन जाए। जी मैं सब ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत हम ब्लेस्ड इसलिए हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है और हमें हिम्मत में रहना चाहिए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, अप्स एंड डाउन्स होते हैं और अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को सही तरह चैनलाइज करें तो हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। जी ख़वातीनो हज़रात, कर मैं चाहूँ कि इस सेगमेंट से अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और अगले सेगमेंट में आप मिलेंगे फ़रा से जो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सो एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए और शायद हमें समझने के लिए। ये शो मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थी वो स्पेशल बच्चियाँ जो कहने के लिए हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनकी हिम्मत हम सब से बहुत ज़्यादा है। जाते जाते मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को, स्पेशल स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, यू आर अमेजिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हिम्मत कभी मत छोड़ेगा क्योंकि यही आपकी असल ताकत है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये जज़्बाए दिल